सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नाम से ही आपको पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल होता क्या है? व्हाट इज अ सेल? छोटी सी डेफिनेशन इसकी: सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में भी इसको काउंट किया जाता है। ओके, तो बिल्कुल लिखो और बिल्कुल ध्यान से समझो, फिर ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, देखो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे नहीं बट कुछ 6-7 सब्सटेंसेस हैं जिनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में हम काउंट करते हैं। उसमें से एक सेल भी होता है। तो सेल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। एंड डेफिनेशन के हिसाब से इसको हम देखें तो ह्यूमन बॉडी की जो कंपोजिशन होती है वो सेल से होती है, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सेल्स का हमारे लाइफ में, हमारे स्ट्रक्चर में और हमारे कंपोजिशन में। जो भी हमारी बॉडी बनी हुई है, जो भी हमारे आसपास लिविंग थिंग्स हैं, उनके कंपोजिशन में सेल्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा। ये काम की चीज़ है। काम की चीज़ एज इन ऑब्वियसली हम इसको खुद से बनाकर नहीं रखना है, बट हमें इसके फंक्शन को समझना है। They provide structure for the body, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized functions. मीन सबसे पहला काम तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को इसको मेंटेन करना है। फिर जो हम खाना खाते हैं या जो भी हम फूड लेते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स लेकर एनर्जी प्रोवाइड कराना, वो भी सेल्स का काम होता है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम जो करते हैं वो उस किसकी वजह से करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जो होते हैं वो सेल्स की वजह से ही करते हैं। तो ईच एंड एवरी थिंग, एवरी एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है। सेल्स ही होते हैं जो हमारे पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं, हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं। सेल्स के अंदर के ही जो पार्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, और फिर उसको एडवांस्ड पढ़ोगे आप 10th में। और उससे भी एडवांस फिर अगर आप आगे लेते हो बायोलॉजी तो उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम एक बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे इसमें। हम सिर्फ सेल्स, उसके ऑर्गेनल्स, उसका स्ट्रक्चर, बस इसके बारे में पढ़ेंगे, और उन ऑर्गेनल्स के थोड़े बहुत काम। फाइन, ज्यादा डीप नहीं, एक इंट्रोडक्टरी टाइप का ये आपका चैप्टर है। सो सेल के बारे में आपने देखा, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपको पता होगा यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, उनके बारे में बात करेंगे। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर for the body, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized functions। ये तो होगा एक छोटा सा ब्रीफ सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। नाउ मेजर डिस्कवरीज, पहले हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि मेजर डिस्कवरीज जो रिलेटेड टू सेल हुई या किसने इसको डिस्कवर किया, जो आपको पता होगा। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? क्या आप लोग बता सकते हो बिना देखे? ये तो बहुत कॉमन सा नाम है जो सबको बताया जाता है, और इसकी एक्टिविटी भी सबको बताई जाती है कि वो कैसे उन्होंने, यस, कैसे डिस्कवर किए। यस, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को नोटिस किया, बट उन्होंने जो सेल को नोटिस किया था वो लिविंग सेल नहीं था। वो कैसा था? एक डेड सेल था। नो, नॉट ऑनियन, अनियन का नहीं था, कॉर्क का किया था उन्होंने, जो एक तरह से पेड़ की छाल टाइप की जो होती है उसके एक स्लाइस से, कॉर्क जो होता है उसके स्लाइस में उन्होंने देखा था। लेट्स सी क्या देखा था और क्या था। छोटा सा इंट्रोडक्शन ये लिखने को आ जाता है कि बताइए। यस, सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब एग्जामिन कर रहे थे थिन स्लाइस को, कॉर्क का, जो उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। प्रिमिटिव मींस एक स्टार्टिंग लेवल का माइक्रोस्कोप, जो ज्यादा अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग के लेवल का ही था। तो उससे उन्होंने ऑब्जर्व करके देखा कि जो कॉर्क था उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए थे, जिसको देखकर उन्हें हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की याद आई। मीन्स उन्होंने जब उस स्ट्रक्चर को देखा तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि ये तो हनी कॉम्ब के जैसा है। हनी कॉम्ब सभी ने देखा है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, या आपने हनी खाया होगा तो उसके लेवल पे भी बना होता है, लेवल्स पर बना होता है।
हनीकॉम्ब देखा है सभी ने, जिससे वैक्स भी प्रोड्यूस होता है और जिससे हम मधुमक्खी की छत्ता भी बोलते हैं। यस। तो उन्होंने जब देखा तो वो हनीकॉम्ब के जैसा लगा, जिसको उन्होंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। अब सेल का नाम क्यों दिया? क्योंकि सेल्स का जो मीनिंग होता है वो एक छोटा कंपार्टमेंट होता है, जैसे जेल होता है तो जेल के अंदर सेल्स होते हैं, है ना। सेल्स मीन्स छोटी सी कोठरी, जिसको हिंदी में बोला जाएगा। तो उनको वो स्ट्रक्चर जो लगा उसमें छोटे छोटे जो होल्स थे वो सेल की तरह लगे, डेट्स वाई ही नेम देम सेल। ये एग्जैक्टली ऑब्वियसली उनकी पिक्चर नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट। ये रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने जब सेल के उस कॉर्क के स्लाइस को देखा तो उन्हें कुछ इस टाइप के, ये देखो छोटे छोटे सेल्स, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं वो हनीकॉम्ब की तरह नजर आए। हनीकॉम्ब इस टाइप का होता है, तो कुछ कुछ इसी टाइप के थे, तो उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल का। ये एक बिल्कुल स्टार्टिंग की डिस्कवरी थी, इसमें और ज्यादा कुछ खास हम नहीं पढ़ेंगे। इसको फिर आगे किस तरह से बढ़ाया गया, उनके नाम आपको याद रखने हैं, और किस ईयर में किसने क्या किया वो आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, हिस्ट्री में आ जाता है पूछने के लिए, हिस्ट्री एज इन साइंस में अगर हिस्ट्री सेल की पूछी जाएगी तो आप बताओगे ये सभी चीजें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। फाइन। तो ये उनका जो एग्जैक्ट एक तरह का स्ट्रक्चर है जो उन्होंने देखा कॉर्क के अंदर का, और इससे उनको हनीकॉम्ब की याद है, जिससे उन्होंने इसका नाम सेल रखा। अब ये जो उन्होंने देखा था, ये क्योंकि एक ट्री के बार्क टाइप का होता है, कॉर्क जो होता है वो ट्री का बार्क टाइप होता है जिसको छाल बोलते हैं, उसकी स्लाइस से देखा था तो वो डेड सेल था। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से डेड सेल्स होते हैं कौन से नहीं होते हैं, तो वो डेड सेल था, मीन्स ये लिविंग सेल नहीं था। तो अभी इसके फंक्शंस क्या थे, इसके अंदर के ऑर्गेनल्स क्या थे, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब धीरे धीरे करके फर्दर लोगों ने जो आगे आए थे, जिन्होंने डिस्कवरीज करी या जिन्होंने जाना इसको और एक्सप्लोर किया, उनके नाम और ईयर्स हम देखते हैं कि किसने क्या क्या किया। तो सम मेजर डिस्कवरीज में सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डिस्कवर किया सेल को फर्स्ट टाइम कॉर्क स्लाइस से विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप 1665 में। उसके बाद ल्यूवेन हॉक थे जिन्होंने 1674 में डिस्कवर किया किसको, लिविंग फ्री लिविंग सेल को, पॉन्ड वाटर से उन्होंने किया। ठीक है, उनकी जो माइक्रोस्कोप थी वो प्रिमिटिव नहीं थी, थोड़ी सी इम्प्रूव्ड थी। जो रॉबर्ट हुक ने यूज करी थी उससे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी, और इन्होंने उस माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में से फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया इन 1674। अगेन आपको इसकी पूरी कहानी नहीं याद करनी है, यू जस्ट नीड टू नो नेम्स, उन्होंने किस ईयर में और क्या किया, स्पेसिफिकली ये याद रखना है कि क्या किया किसने। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया 1674 में। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस सेल। ठीक है, न्यूक्लियस सेल ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेल का पूरा ऑर्गेनल्स वगैरह पढ़ेंगे। एंड देन नेटवर्क इशू है श्रेयस, तो बच्चे नेटवर्क, मैं तो कुछ नहीं कर सकता नेटवर्क इशू में, यू विल हैव टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम। देन श्रीटेन एंड शॉन थे 1838 और से 1839 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने बोला, ये लिखने को आ जाती है कि विच सेल थ्योरी दे प्रेजेंटेड। तो इन्होंने क्या थ्योरी प्रेजेंट की कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। मीन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये प्रेजेंट की थ्योरी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं वो सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। That's why they call cell a basic unit of life। ये उन्होंने 1838 से 1839 2 इयर्स में ये काम किया, प्रेजेंट किया। उसके बाद में पुरकिंजे थे जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो होता है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को
प्रेजेंट किया कि ये क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का, और उसके उसके बारे में बताया। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू डीप क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे। देन वर्चॉ थे जिन्होंने 1855 में एक्सपेंड की सेल थ्योरी को, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से बने हुए सेल से ही बने हुए हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई सेल अपने आप पैदा हो गया, नहीं, वो सेल पहले कोई सेल था, उसी के डिफ्यूज उसी के डिवीजन से बना है या उसी से डेवलप होकर बना है। ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से डिवीजन होता है। आपने पढ़ा होगा अमीबा का, तो पढ़ा होगा आई एम श्योर। अमीबा का जो होता है डिवीजन, सेल डिवीजन, तो उसमें एक सेल से ही दो सेल्स बन जाते हैं, है ना, डॉटर सेल होता है और एक मेन सेल होता है। तो उसी तरह से इन्होंने ये बताया कि हर सेल, एवरी सेल, जो भी सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। देन लास्ट में नॉल एंड रस्का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ये पता लगाया कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और उसके क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। मीन सेल जो होता है, ऐसा नहीं है कि सेल एक लास्ट यूनिट है, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल को फंक्शन करने में जो हेल्प करते हैं, सेल के अंदर के सब्सटेंसेस या सेल के अंदर के चीजें, उनको हम ऑर्गेनल्स ऑफ दैट सेल बोलते हैं। तो ये है छोटा सा एक हिस्ट्री रिकैप सेल से रिलेटेड कि किस किस ने क्या क्या मेजर डिस्कवरीज की सेल को लेकर। तो इसमें आपको नाम, उनका ईयर और क्या डिस्कवरी की, ये आपको याद रखना होगा। लिखने के लिए आ जाता है, दैट्स वाई मैंने भी यहाँ पर आपको ये बता दिया है। आपकी बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में इस चैप्टर की देखी नहीं है क्या? ये बुक में दिया हुआ है हिस्ट्री में, आई एम श्योर दिया होगा कि किस किस ने क्या क्या किया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है लिखने के लिए इसमें से कुछ भी। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने पॉइंट किया या बताया, किस ईयर में बताया, या किसने थ्योरी बताई कि सारे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो आपको उनका नाम बताना होगा, किस ईयर में था वो बताना होगा। फाइन। तो ये तो छोटी सी हिस्ट्री थी, अब पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में पहले हम देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेन। दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जो अभी मैंने बताया था कि हर सेल दूसरे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है, तो यहाँ पर वही चीज है। ओके वंश, लिख लेना अभी, चलो मैं दोबारा से कर दूंगा, इस स्लाइड के बाद में कर दूंगा, लिख लेना, बता देना, आपकी बार से मैं पूछ लूंगा। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, इसको देख लो एक बार फिर उसको लिख लेना। सो यहाँ पर यही है, रेप्लिकेट का मीनिंग आपको पता है कि हर सेल अपने जैसा दूसरा सेल भी बना सकता है। तो दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, उनको अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती है। एक सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मीन्स उसकी अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, डेवलप कर सकता है। दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपको पता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के बारे में? बताओ जल्दी जल्दी थोड़ा सा, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? नाम से पता चल रहा होगा हेरिडिटरी क्या होता है। जो आपके, हाँ, पेरेंटल इंफॉर्मेशन है उसको रखते हैं। मीन्स आपका सेल जिस सेल से बना है, वो सेल कहाँ से आया है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इन सेल्स के अंदर होती है। जैसे कि आपने देखा है आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, है ना, तो वो किसकी वजह से आते हैं? इसी इंफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। वो सेल्स जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और वो इंफॉर्मेशन फिर आप में पास ऑन होती है। सो दे कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि कैसे होता है। ये आपको एक्सप्लेन जो सही से है वो 10th क्लास में कराया जाएगा कि एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन आती कैसे है। फाइन। दे कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन। यहाँ पर सेल्स को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एक्टिविटीज करनी होती हैं वो खुद करनी होती हैं। दे डू नॉट यूज एनी अदर सोर्सेज। यस वंश, पूरा पूरा बोलो बच्चे। तो उन्होंने, उनमें हमारे सेल्स के क्या बच्चे?
पूरा लिखो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। फाइन। तो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज वो खुद कर सकते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, दे डोंट नीड एनी अदर एक्स्ट्रा सोर्स। दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मींस यहाँ पर एक चीज याद रखना कि सेल्स का जो साइज होता है मोस्टली, जो एक एवरेज साइज होता है, वो सेम होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और उनके जो एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सबको पता है क्या होता है? प्लीज एक बार बताओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सबको पता है क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है? बताइए बताइए। हम्म। माइंड एक्टिविटी। अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी। हम्म। और बताइए बताइए, और कौन कौन बताएगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बच्चे। हम्म। एक्टिविटीज जो सेम टाइम में होती हैं, जैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करना और बिल्ड करना किसी चीज को, है ना? किसी चीज को, जैसे सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो सेल्स की डेवलपमेंट और सेल्स में एनर्जी का प्रोड्यूस होना, दोनों काम साथ ही होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को जो एक साथ ही एक ही टाइम में हो, उन एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म होता है, आपने सुना होगा। ऐसे ही सेल्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर सेल में, यहाँ सेल्स की बात हो रही है तो ईच सेल हैज सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सेम होती हैं सभी सेल्स की। ये भी आपको अभी हम जब सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। मोस्टली वो एक्टिविटीज हम यहाँ पर देखो, जितनी भी एक्टिविटीज या जितनी भी कंपोजिशंस की बात करेंगे, वो मोस्टली सभी सेल्स की सेम होंगी। सेल्स के भी टाइप्स होते हैं, हम जिस उन सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। आपने नाम सुना होगा, दो टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता सकते हो? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सुना है इनका नाम? तो यहाँ पर हम मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स की कर रहे हैं। ठीक है, आप ये याद करके चलना कि यहाँ पर हम जो सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेल्स के एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, वो हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन दो सेल्स में क्या डिफरेंस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी हम पढ़ेंगे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। क्योंकि ये आपके कोर्स में है नहीं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बस डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी फिलहाल आप ये माइंड में रखना कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी किसके बारे में कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हिस्ट्री वाला सेल पेज देख लो बच्चे, मैं दिखा देता हूँ। देख लो एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। और भी किसने नहीं लिखा तो प्लीज देख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जिसने लिख लिया है वो भी वाटर ब्रेक ले सकते हो। जस्ट 2 मिनट्स।
उत्कर्ष, व्हाट इज लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज? लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज बच्चे अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो आप बताओ आपके लिए लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? अगर मैं पूछूं आपकी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? ओके तन्वी, ठीक है। 14 चैप्टर हम कर ही रहे हैं, 15th ज्यादा मुश्किल नहीं है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। 1 और 2 सेशंस का चैप्टर है वो। एंड चैप्टर 5, ओके। लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज मेनली वो होती हैं। यस तन्वी, थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है वो चैप्टर, बट आई एम श्योर आप थोड़ा सा ध्यान लगा पढ़ोगे तो वो अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है। जिसमें आप, हाँ, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज हमारे लिए होती है कि हमें सांस लेते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, है ना, वो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज हमारे लिए है। सेल्स के लिए क्या होता है कि उसके अंदर रेस्पिरेशन, जो सेल्स की जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिससे वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं सेल्स के अंदर। वाटर को कहाँ से लेना है, वाटर को किस कंपार्टमेंट से अपने अंदर लेना है, वो सभी चीजें लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज होती है। वंश, आर यू डन? ठीक है। उत्कर्ष समझ आया? लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज मींस लाइफ को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज उनको करनी होती हैं, इन शॉर्ट उसी को हम लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। नाउ, सेल्युलर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, आपको पता है दो टाइप के सेलुलर, अगर हम सेल्स के हिसाब से देखें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से ही सजेस्ट होता है जिसके अंदर ओनली वन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर और एसेलुलर। यूनिसेलुलर ही आप बोलना, ये सेलुलर मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है क्योंकि कई जगह लिखा आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आई एम श्योर आप इससे फेमिलियर होगे, नहीं भी हो तो यूनिसेलुलर को ही हम एसेलुलर बोलते हैं। ए मीन्स ओनली वन, हैविंग सिंगल सेल। पैरामीशियम, अमीबा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसी सेल के बेस पर इनकी लाइफ चलती है। मीन्स सारे काम ये सेल इंडिपेंडेंटली करता है, इसमें किसी और दूसरी चीज का, वो किसी दूसरे सब्सटेंसेस का यूज नहीं करता, किसी और सेल का। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, है ना? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बताइए बताइए, यूनिसेलुलर पढ़ा है 8th क्लास में? बताओ। स्पाइडर यूनिसेलुलर? स्पाइडर यूनिसेलुलर नहीं होता बच्चे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको आप नेकेड आइज से इजिली नहीं देख सकते। स्पाइडर इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, अमीबा, सम बैक्टीरिया, 8th क्लास में था ये पूरा चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो उत्कर्ष, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना है, सेल से मल्टी सेलुलर है या सेल से बना है काफी सारे, और कोई ह्यूमन बींग है या एनिमल है जो सेल से बना है, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि उनके सेल्स का साइज भी डिफरेंट होगा। सेल्स का साइज मोस्टली मीन्स कॉमनली अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली सभी का सेम होता है, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वेदर दे आर। यस, करेक्ट, हाँ। चाहे आप उन्हें नेकेड आई से देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, वो उनके सेल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, ठीक है। एंड सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं।
मल्टी सेलुलर हैविंग मैनी सेल्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो होते हैं, ट्रीज एंड ऑल, ये सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। चलो अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि तो जो सेलुलर कंपोजिशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो किस टाइप की है। डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको वैसे पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, फिर भी आप ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है तो जब भी, मैंने पहले भी बोला था, आपसे जब भी डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में आंसर दोगे, पॉइंट वाइज। टेबल बनाने का मीनिंग भी ये बिल्कुल नहीं है कि आप टेबल में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख कर आ जाओगे। ट्राई टू, यस श्रेयस, ऑस्ट्रिच एज एग इज यूनिसेलुलर, so try to keep it in points instead of a paragraph। जब आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो आप पॉइंट वाइज डिफरेंसेस बताते हो, एंड जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तब आप एक पैराग्राफ में लिखते हो। स्टिल पैराग्राफ बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, उसे भी अगर आप पॉइंट्स में चेंज कर दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और टीचर पूरे पूरे मार्क्स दे देंगे। जब आप देखो पॉइंट वाइज लिखते हो तो आपने जैसे एक लाइन में एक पॉइंट लिखा, अगर वो पॉइंट सही है तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर वो पॉइंट गलत है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ, अगर आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखा, उसमें आधी चीजें सही लिखी हैं आपने, आधी आउट ऑफ पॉइंट लिखी, तो उसमें इतने मार्क्स आपको नहीं मिलते। पॉइंट वाइज में आपको टू द पॉइंट मार्क्स मिलते हैं, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जस्ट लाइक एमसीक्यूज, सही ऑप्शन है तो सही पूरा मार्क, नहीं है ऑप्शन सही तो गलत बिल्कुल जीरो। ऐसा नहीं कि हाफ मार्क मिलेगा। सो सेम थिंग गोज विद डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले तो सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स द होल ऑर्गेनिज्म, मींस यहाँ पर एक ही सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बनी होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल पूरी बॉडी को उसकी को बनाएगा। सेकेंड थिंग, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल, जब एक ही सेल है तो सारे काम उसी को करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है कि एक सेल कुछ और काम करेगा दूसरा सेल कुछ और काम करेगा। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सेल है तो सारा काम भी उस अकेले को ही करना होगा। जैसे अगर आप अपने घर में अकेले हो और आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है, सब चले गए क्रिसमस मनाने या दिवाली मनाने, दिवाली तो घर पे मनाते हैं, कहीं हॉलीडे पर, तो सारा काम घर का आपको ही करना होगा, इन केस आपने कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं रखी हुई है। फाइन। इसी तरह से इसमें भी होगा कि अगर आप सिंगल सेल्ड हो तो सारे काम आपके उसी सेल को करने होंगे। इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हो लास्ट में, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और इसी के काउंटर में आप फिर मल्टी सेलुलर के पॉइंट्स लिख दोगे। यहाँ पर सिंगल सेल तो यहाँ पर कितने होंगे, मैनी सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हर सेल मींस यहाँ पर जरूरी नहीं कि सारे सेल्स ही अलग अलग कर रहे हैं, हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ और काम कर रहे हैं, अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे आपने अलग अलग सेल्स पढ़े हैं, पढ़े होंगे, WBC, RBC वगैरह, तो उनके सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग सेल्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसका मीनिंग है कि उनका जो लेवर ऑफ वर्क है वो डिवाइड हो जाता है। एक ही सेल के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन नहीं रहता कि सारा काम उसी को करना है। दे परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड वर्क। कोई सेल कुछ और काम कर रहा है, कोई सेल कुछ और काम कर रहा है, तो लेवर ऑफ वर्क डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं, इजी है। यहाँ पर बस अभी हमने क्या करा है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ सेल्स, कि उनकी बॉडी में उनके स्ट्रक्चर में कितने सेल्स हैं, उसके बेस पर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनको कैटेगराइज किया है और कुछ नहीं किया है। अभी हम सेल के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सेल के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे। चलो अब आती है शेप ऑफ सेल। सबसे पहले शेप ऑफ सेल क्या होती है, क्या कोई बता सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है अगेन, एट्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, सो टेल मी, शेप ऑफ सेल्स क्या होती है, क्या ये स्पेसिफिक होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है।
क्या सभी सेल्स राउंडेड होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है? यस आस्था। यस श्रेयस। वंश तुम बताओ। एट्थ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? अच्छा तुमने बता दिया कि एट्थ में नहीं पढ़ा था, स्टिल इतना पता होगा। शेप ऑफ सेल कैसी होती है? पीयूष तुम बताओ, तुमने किया हुआ है। यस यश। यस उत्कर्ष। यस तन्वी। ओके वंश। अभी तो चैप्टर हुआ ही नहीं है, समझ क्या नहीं आया बच्चे? चैप्टर तो अब स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर समझ नहीं आया? बताओ, चलो मुझे बताओ। स्कूल में अभी, अच्छा यहाँ तक जो हमने किया है, क्या ये समझ आया थोड़ा बहुत? अभी तक जो किया है उसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यहाँ तक आया समझ में जो अभी तक हमने किया है? यस पीयूष। ठीक है चलो, तो ध्यान से देखते रहो, जहां समझ नहीं आए प्लीज आस्क मी, ठीक है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, स्कूल में कर लिया कोई बात नहीं, नहीं समझ आया यहाँ पर देखते हैं। शेप ऑफ सेल क्लियर है, हम यहाँ पर शेप्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि सेल की शेप होती कैसी है। ऑब्वियसली नेकेड आइज से नहीं देखते हम इनको, मोस्ट ऑफ द सेल्स को। तो उनको जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो उनकी क्या क्या शेप्स हमने डिस्कवर की या ऑब्जर्व की। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ शेप्स जो सेल्स की हो सकती हैं। सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप, कुछ सेल्स जो होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, कुछ होते हैं जिनकी शेप थोड़ी बहुत चेंज भी होती रहती है, जैसे अमीबा है, डब्ल्यूबीसी है, इनकी शेप ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगी, वो चेंज भी हो सकती है। फिक्स्ड शेप्ड सेल्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप, जिनकी शेप फिक्स रहती है वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। इलेप्टिकल हो सकते हैं। इलेप्टिकल आपको पता है इलेप्टिकल कैसे होते हैं? एलिप्स टाइप के जो होते हैं, इस अभी मैं यहाँ पर ये है, इलेप्टिकल हो सकते हैं जैसे ये है, ठीक है? स्पेरिकल हो सकते हैं जैसे ये है। स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं जैसे ये है मसल सेल। नॉप्स थ्रेड हो सकता है जैसे कि स्पर्म होता है, थ्रेड होता है और एक साइड में एक नॉप टाइप का होता है। डिस्कॉइडल हो सकता है जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डिस्कॉइडल। एंड हाइड्रा, हाइड्रा क्या श्रेयस? एलोंगेटेड हो सकते हैं जैसे नर्व सेल होता है। मींस ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे सेल्स एक ही शेप के होते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा ऐसा ऐसा, अलग अलग टाइप के शेप के होते हैं। ठीक है, इनकी शेप कैसे डिफाइन होती है, इनके क्या वर्क होते हैं, ये आप सेल्स को जब टेंथ क्लास में पढ़ोगे कि नर्व सेल क्या करता है, मसल सेल क्या करता है, स्पर्म सेल क्या करता है, ओवम क्या करता है, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली इनकी शेप और इनके जो वर्क हैं वो किस तरह से रिलेटेड हैं। नाइन्थ क्लास में इनका अलग अलग सेल्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे माइंड में आता है, स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो शेप के बारे में हम सोचते हैं। तो शेप अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो सेल्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है या नहीं होती है, तो यस कुछ होते हैं जिनकी शेप फिक्स होती है, कुछ होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है। जिनकी शेप फिक्स होती है उनकी शेप्स भी फिक्स एज इन एक ही ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं। कुछ स्पिंडल लाइक हो सकते हैं, कुछ स्पेरिकल हो सकते हैं, कुछ एलिप्टिकल हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। फाइन। साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल क्या होता है? साइज ऑफ सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको आप नेकेड आइज से भी देख सकते हो, जैसे अभी बताया था नैनोमीटर में हो सकते हैं, यस। माइक्रोमीटर, जिनको माइक्रोमीटर में भी हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ सेल्स वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर देखो एक ये आपको बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। माइकोप्लाज्मा होता है जिसका साइज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर
के इक्वल होता है। और एक वेरी लार्ज एग भी हो सकता है, जो सेल है उसकी जो साइज है वो सब बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो 18 सेंटीमीटर तक का होता है। तो उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ सेल। फाइन। तो सारे सेल्स नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और सारे सेल्स नेकेड आई से देख सकते हो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कुछ सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द सेल्स का साइज इतना छोटा होता है कि इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बट कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। फंजाई भी, फंजाई में भी होते हैं, है ना, सेल्स। तो यूनिसेलुलर भी ऐसे कई सारे हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस के आंसर्स ये आपको याद रखना है। एक तो स्मॉलेस्ट सेल का साइज, ये साइज के हिसाब से अगेन ठीक है, इनकी लेंथ के हिसाब से नहीं। लेंथ के हिसाब से लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी 90 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। कौन सा? नर्व सेल। ये जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सेल, ये 90 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। ये लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल नहीं है। अगेन क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछ रहे हैं या लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें आपको याद रखना है, इफ दे आर आस्किंग अबाउट लेंथ के वाइज उसकी लार्जेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, सॉरी, तो आपको उसमें आंसर क्या देना है? ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल होता है जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एंड लार्जेस्ट सेल जो होगा, जो सबसे बड़ा सेल है, वो क्या होगा? ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इज इट क्लियर कि यहाँ पे साइज के बारे में बात कर रहे हैं? साइज वेरीज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट मोस्टली जो सेल्स के साइज होते हैं वो सेम ही होते हैं। वंश यहाँ तक समझ आया? और किस किस को क्लियर नहीं है प्लीज पूछ लो एक बार यहाँ से ही। अगर आप टॉपिक वाइज चलोगे, ज्यादा दिमाग को नहीं घुमाओगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप टॉपिक वाइज चलो, जब चैप्टर पूरा हो जाए फिर इसके बारे में सोचना शुरू करना, अगर आपको इससे बाहर सोचना है तो। ऑब्वियसली बहुत वास्ट टॉपिक है ये, और आप आगे जाके क्लासेस में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है। ह्यूमन बॉडी वाला कौन सा वंश स्टेटमेंट बताओ? ये लॉन्गेस्ट सेल वाला, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, इसमें सिर्फ ये है एक देखो, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कोई ऐसा सेल बताओ जो बहुत लंबा हो या सबसे ज्यादा लंबा हो, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा लंबी हो, तो ह्यूमन बॉडी में वो सेल पाया जाता है जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है? ह्यूमन बॉडी में एक सेल होता है नर्व सेल, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है, जिसकी जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। दैट्स इट। वो क्या करता है, कहाँ पर होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट सेल कहाँ पर पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है जिसकी लेंथ कितनी तक हो सकती है? 90 सेंटीमीटर तक। लार्जेस्ट सेल कहाँ पाया जाता है? लार्जेस्ट सेल अर्थ पर पाया जाता है, जिसे हम ऑस्ट्रिच के एग के नाम से जानते हैं, जिसकी जो कि 18 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। ठीक है? ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें समझना कुछ नहीं है बच्चे। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि लॉन्गेस्ट सेल कहाँ होता है, लार्जेस्ट सेल कहाँ होता है, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं अब, यहाँ से हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। हाइट के साथ में सेल बढ़ते हैं, हाइट के साथ में सेल नहीं। हाइट के साथ में सेल, सेल की क्या पूछो तुम, सेल का साइज बढ़ता है या सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती है?
क्वांटिटी, यस बच्चे, क्वांटिटी सेल्स की बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। जित- देखो सेल्स जो होते हैं वो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ही एक तरह से आपका डिसाइड करते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, है ना। वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो उस केस में, उस कंडीशन में एक ह्यूमन बॉडी को हम हेल्दी नहीं कंसीडर करते, है ना। तो उसी तरह से क्वांटिटी उनकी बढ़ती है एज पर द एज। और कोई ऐसी डेफिशिएंसी और बता सकते हो जो सेल्स की कमी से होती है? आरबीसी, यस। क्या बोल रहे हो बच्चे? लेंथ भी तो बढ़ती है। लेंथ, हाँ बिल्कुल लेंथ बढ़ती है, लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला कि सेल्स की जो क्या कहते हैं, साइज होता है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। उनकी जो इंक्रीमेंट होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो नोटिसेबल हो। ठीक है। चलो स्ट्रक्चर देखो, हम स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस एनिमल्स जो है, सॉरी, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनके जो सेल होते हैं उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। नाउ यहाँ पर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन वर्ड से तो आप फेमिलियर हो, लेकिन लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ये स्फेरिकल टाइप की जो शेप आपको दिख रही है, इनको हम लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है। जो सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो थोड़ी कह सकते हैं वाटर रेपेलेंट होती है, मीन्स थोड़ी ऑयली टाइप की होती है। अगर आप उसको, इफ यू कुड हैव टच इट, तो वो कुछ कुछ ऐसे लगती जैसे स्लाइम होती है, जेली स्लाइम होती है। अगर आपने खेले हो उससे या कुछ करा हो, स्लाइम, कोई खेला है स्लाइम के साथ में, जो स्लाइम आते हैं, जो थोड़ा स्टिकी सी वो स्लाइम होती है, लेकिन वो वाटर रेपेलेंट होती है ना। तो उसी टाइप का ये होता है जो आउटर कवरिंग होता है। यस। नो। सेल्स, सेल्स तो हर जगह मिल जाते हैं वंश, कहीं भी। तुम्हारी अभी इस पे बुक पे ही बहुत सारे सेल्स लगे होंगे, डेड सेल्स। सेल्स आर एवरीवेयर। बायोलॉजी लैब नहीं, तुम्हें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उन्हें देखने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। टच कैसे करोगे बच्चे? आपके हाथ पे भी सेल है, कैन यू फील देम, कि आप उन्हें टच कर रहे हो? यू कैन नॉट फील दैम। टच तो आप हर जगह करो, आपके हाथों में बहुत सारे सेल्स हैं, आपकी पोर्स पे लगे हुए हैं, पता नहीं किस किस चीज के सेल्स लगे होंगे। आपने जहाँ पे भी टच किया होगा उसके सेल्स आपके हाथ में आ गए होंगे। तो सेल्स आर एवरीवेयर, बट यस उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनको फील करने के लिए तो आई डोंट थिंक कि आप फील कर पाओगे, बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान दो प्लीज, जो सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेट मी ड्रॉ अ सेल। सपोज करो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इससे बाद में पढ़ेंगे। तो सेल के ऊपर एक लिक्विडी सब्सटेंस टाइप का होता है, जो वाटर रेपेलेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और ये जो लिक्विडी सब्सटेंस है जो मैंने व्हाइट कलर से शेडेड किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिया हुआ है, फोटो में दिया हुआ है। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको दिया हुआ है डायग्राम में। ये सिर्फ और सिर्फ किसका स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब किस किस से मिलकर बना होता है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। मींस जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से मिक्सचर है इन तीनों चीजों का। इसमें लिपिड्स किसको बोलते हैं? जो आपको ये स्फेरिकल बॉल्स दिख रहे हैं, दीज वंस, ये जो है ये लिपिड्स हैं, स्फेरिकल, जो आपको बॉल्स जैसे दिख रहे हैं। और इनकी एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है। ये थिक होता है थोड़ा सा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसकी थिकनेस का रीजन ये होता है कि इसमें दो लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। इसी वजह से इसको हम लिपिड बाय लेयर भी बोलते हैं। बाय का मीनिंग टू लेयर्स है ना। तो दोनों साइड्स में लिपिड्स होते हैं। एक लिपिड होता है जहां पर इनसाइड ऑफ सेल होता है, मीन्स ये वाली साइड, एक लेयर यहाँ होती है, और एक लेयर होती है आउटर साइड में। ये किस लिए होते हैं, इनका काम क्या होता है अभी बताते हैं, बताऊंगा मैं। और साथ में लिपिड्स के होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं, और प्रोटीन भी होता है। कोई प्रोटीन बीच में होता है, कोई प्रोटीन इनके सरफेस पर होता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने ये देखा, सिर्फ यही याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट शेल या कवर है किसका? सेल का। इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। इस सेल की वॉल, वॉल तो नहीं बट कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किस किस से मिलकर बना होता है? लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से एंड प्रोटीन से। ये इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तीन चीजें। अभी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ दो चीजें ये याद रखनी है। उसके बाद में क्या होता है? देयर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स, ये मैंने आपको बता दिया। टू लेयर्स होती हैं, एक आउटसाइड वाले एनवायरनमेंट से डील करती हैं जो सेल के बाहर की साइड का एनवायरनमेंट है, और एक इनसाइड द सेल, मींस जहां से सेल स्टार्ट होता है वहां पर होती हैं। तो दोनों साइड्स में लिपिड्स की लेयर होती है, इस वजह से हम इसको बाय लेयर बोलते हैं। टू लेयर्स मींस लिपिड बाय लेयर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोजैक मॉडल। ये आप याद ना भी करो तो कोई बात नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोजैक मॉडल भी बोलते हैं। फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये फ्लूइड ही होता है ना, थोड़ा वाटरी टाइप का होता है, फ्लूइड होता है, बहता रहता है। और इसके ऊपर ये जो लिपिड्स हैं ये भी ऐसे मोजैक की तरह घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसलिए इसको फ्लूइड मोजैक मॉडल बोलते हैं। नहीं भी याद रखोगे कोई बात नहीं है, बट याद रखने में मुझे नहीं लगता कि कोई हार्म है। ये आप लिखते जाना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज मुझे बता दो अगर कोई लिख रहा है तो, अदरवाइज आई शुल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगेन बता दूं इसी को, या क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली होता क्या है? ज्यादा डीप नहीं जाना है। अगेन अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कहाँ पर होता है। इस स्लाइड में तो आपको सिर्फ यहाँ ये समझना है कि कहाँ पर होता है और किससे मिलकर बना होता है। दैट्स इट। बताओ वंश, क्या समझ नहीं आया? सेल क्या होता है ये तो पता है, सेल के बारे में पता चल गया, सेल क्या होता है। ठीक है। तो जो सेल होता है उसके बाहर एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है। ठीक है। आपने चिया सीड्स देखे हैं कभी? आपने कभी बाहर जाके कोई शेक वगैरह पिया होगा तो उसमें, या फलूदा वगैरह खाया होगा तो उसमें चिया सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। किसी ने खाए हैं या देखे हैं? प्लीज बताओ। ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं जिनके ऊपर व्हाइट कलर का एक थोड़ा सा लिक्विडी सब्सटेंस होता है। या अगर और छोटे से अच्छे एग्जांपल से बताओ, लीची को जब आप छीलते हो, लीची को जब पील ऑफ करते हो, तो लीची के अंदर सीड होता है ना, ब्राउन कलर का, और उसके चारों तरफ क्या होता है? व्हाइट कलर का उसका पल्प टाइप होता है। देखा है वंश, तुमने देखा है लीची के ऊपर जो जिसको तुम खाते हो वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस देखा है? पल्प जिसको बोलते हैं लीची का, है ना। तो इसी तरह से जो जैसे लीची है उसके अंदर ब्राउन सब्सटेंस जो है वो एक तरह से समझ लो वो सेल है। और उसका जो पल्प है
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सीड के ऊपर जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ऐसे ही सेल में होता है कि अंदर सेल होता है, उसके चारों तरफ लिक्विडी सब्सटेंस होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब समझ आया थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है। अभी बस ये समझना है क्या होता है, ज्यादा डीप नहीं सोचना गया। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपको बताया कि सेल के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, लिक्विडी सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ। सेल के चारों तरफ पाया जाने वाला कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बस इतना बताना है आपको। अगेन अगर आप ज्यादा सोचोगे तो नहीं समझ आएगा। फाइन। वंश, जल्दी से जवाब दो। अब ये मिलकर किससे बना है? ये किस किस से मिलकर बना है? ये इन तीन चीजों से मिलकर बना है। ऑब्वियसली कोई कवरिंग है या कुछ भी चीज है, वो किसी ना किसी से तो बनी होगी, उसके कंपोजिशन में कुछ ना कुछ चीजें तो लगी होंगी। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बना है? लिपिड्स। लिपिड्स कुछ होते हैं, फिलहाल यही समझो कि कुछ होता है, हमें नहीं पता क्या होता है। तो आपको सिर्फ मैंने बता दिया घर जो बना है वो ईंट से बना है, कंक्रीट से बना है, और साथ में सीमेंट बना है। अब सीमेंट से बना है ना? सीमेंट आपको नहीं पता तो जानने की अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किन तीन चीजों से मिलकर घर बना है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन तीन चीजों से मिलकर बना है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इन तीन चीजों से मिलकर बना है। लिपिड्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लिपिड्स की दो लेयर होती हैं। जैसे घर में हम अगर व्हाइट वॉश करते हैं तो बाहर की साइड भी व्हाइट वॉश करते हैं, अंदर की साइड भी व्हाइट वॉश करते हैं, है ना? तो उसी तरह से लिपिड्स की भी दो लेयर होती हैं, एक बाहर वाली साइड में होती है और एक अंदर वाली साइड में। बाहर वाली साइड जो होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट को डील करती है, अंदर वाली साइड जो होती है वो अंदर के एनवायरनमेंट को डील करती है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सेल के अंदर का जरूरी सामान मटेरियल है जो एनर्जी को बनाने में काम आता है वो बाहर ना जा सके सेल के, और जो सेल के बाहर से चीजें चाहिए सिर्फ वो ही अंदर आए, जो नहीं चाहिए वो अंदर ना आए। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो आधा रह जाएगा। बेटर है कि वी आई एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास। स्टिल एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है वो भी अच्छा दिया हुआ है।